नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सोशलिज़्म या समाजवाद को समझेंगे। इसके पहले जो एक विचारधारा आई थी लिबरलिज़्म उदारवाद, उससे क्या हुआ था कि कैपिटलिज़्म पूंजीवाद को बढ़ावा मिला था। और पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि समाज में विषमता फैल गई थी। तो उस विषमता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई। तो समाजवाद उस विषमता को केंद्र में रखता है और कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए, इसकी बात वो करता है। तो आज हम समाजवाद को समझेंगे। लिबरलिज्म एक फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी है जिसको हम एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में कायदे से समझेंगे। हम आज समाजवाद को समझ रहे हैं, इसके बाद हम हालांकि ये उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, पहले हमें लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म को आपको समझाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अवेयर होंगे उन सारी चीज़ों से। हम थोड़ा सोशलिज़म पर बात करते हैं, फिर हम एक सेपरेट अच्छे वीडियो में हम लिबरलिज्म की बात करेंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी है और आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का एरा है और वही आइडियोलॉजी चल भी रही है। हालांकि सोशलिज़म भी है। हम किसी भी आइडियोलॉजी को ये नहीं कह रहे हैं कि ये है ये नहीं है, सारी आइडियोलॉजी अब भी हैं, सरवाइव करती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कोई है या कोई नहीं है। हम सोशलिज़म को आज देख रहे हैं। तो सोशलिज़म जो शब्द है ये सोशियस से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज। तो समाजवाद एक आर्थिक पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए सारा झगड़ा किस पर है, किसके लिए है? संपत्ति के लिए। सारा झगड़ा संपत्ति के लिए ही है। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें आप देखेंगे सब संपत्ति के लिए ही हुए हैं, साम्राज्य के लिए। साम्राज्य क्या है? संपत्ति ही तो है। तो आज भी हम अगर कुछ भी करते हैं तो उसके केंद्र में संपत्ति है, संपत्ति बेस है। जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो आधार है समाज का वो संपत्ति है, और उसके यानी कि संपत्ति के बेस पर ही समाज, कल्चर, सिविलाइजेशन, स्टेट, डेमोक्रेसी सारी चीज़ें जो है सरवाइव करती हैं, एडजस्ट करती हैं। तो जो बेस है वो है संपत्ति, पैसा, और इसी के लिए सारा झगड़ा है। तो क्या हुआ था कि लिबरलिज्म में कैपिटलिज्म बढ़ा था, और उसके परिणाम स्वरूप जो समाज की संपत्ति थी, ये समाजवाद कहता है कि समाज की संपत्ति सार्वजनिक स्वामित्व में होना चाहिए, वो हो गई थी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में। यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है संपत्ति के मालिक बन गए थे, और समाज के अधिकांश लोग जो है वो अपना जो दिन मतलब कि एक दिन में जितना भोजन चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था अच्छे से। ये किसके कारण हुआ था? तो मतलब कि समाजवाद ये कहता है कि ये सारा सिस्टम जो है कैपिटलिज्म के कारण हुआ है। इसलिए समाज में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम पर जोर देता है। तो आर्थिक पर आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये एक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व है। उसमें कैपिटलिज्म में क्या होता है? सार्वजनिक स्वामित्व नहीं होता, पब्लिक ऑनरशिप नहीं होती। वहाँ एक व्यक्ति जो है संपत्ति का मालिक होता है, और वही उस संपत्ति का यूज़ करता है, और अधिकांश व्यक्ति क्या होता है? गरीबी में जीते हैं। तो समाजवाद इसका विरोध करता है और कहता है कि जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन हैं समाज के, वो सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण में होने चाहिए। अगर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण में होगा तो सबके लिए संपत्ति बराबर होगी और सब अपना जीवन जी पाएंगे, क्योंकि संपत्ति के बिना कुछ हो नहीं रहा है। संपत्ति ही है जो हमें चलाती है। तो हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ है सबके लिए कौन जिम्मेवार है? संपत्ति। और वही संपत्ति अगर कोई कुछ मुट्ठी भर लोग ले लेंगे तो हम अपना जीवन कैसे जी पाएंगे? इसलिए समाजवाद कहता है कि सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। इसलिए यह जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, और कैपिटलिज्म है, इसका खंडन करता है, इसका विरोध करता है, और कहता है कि व्यक्तिवाद नहीं बल्कि समूहवाद होना चाहिए, कलेक्टिविज्म होना चाहिए। समाजवाद इसकी बात करता है। तो हम इस आइडियोलॉजी को
इस दृष्टिकोण से समझेंगे कि समाज में सब हैं तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा क्या है कि कुछ लोग जो है संपत्ति के ज़्यादा मालिक बन गए और वो सारा अपना जीवन अच्छा जी रहे हैं, और जो समाज का अधिकांश हिस्सा है वो गरीबी में जीने के लिए बाध्य है। उसके पास ना तो स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं हैं, उनके बच्चों का ना अच्छा एजुकेशन है, और ना ही उनका न्यूट्रिशन पोषण की अच्छी चीज़ें मिल पा रही हैं। उनका जीवन ही एकदम नर्क जैसा है। तो उनकी आवाज़ बनकर जो है समाजवाद बोलता है, तो हम इसको समझेंगे। इसके कई सारे फ़ेज़ आए हैं, तो इसको हम कई सारे प्रकार हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ेज़ आया समाजवाद का वो था यूटोपियन सोशलिज़्म, कल्पनालोकीय समाजवाद। इसको हम एक-एक करके समझेंगे। अभी हम एक खाका तैयार कर रहे हैं। सेकंड में आया साइंटिफिक सोशलिज़्म, या जिसे हम मार्क्सिज़्म भी बोलते हैं, और जिसे हम रेवोल्यूशनरी सोशलिज़्म भी बोलते हैं, क्रांतिकारी समाजवाद। और ये समाजवाद किसका है? ये है कार्ल मार्क्स का, जिसे हम मार्क्सिज़्म भी बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको हम अलग से सेपरेट देखेंगे। इसमें समाजवाद की जो चीज़ें हैं, जैसे और भी नीचे जो तीसरे नंबर पर जो है इवोल्यूशनरी सोशलिज़्म इसे बोलते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक फेमिनिज़्म, कलेक्टिविज़्म, या यूरो कम्युनिज़्म। इन सब आइडियोलॉजी को हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जो है साइंटिफिक वाली, इसको हम सेपरेट एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक मार्क्स के जो विचार है उस उनके विचार पर एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट है, जिस पर बहुत सारे विचारक बात करते हैं, तो वो अलग हम बात करेंगे। ठीक है। जो चौथा फेज़ था वो था न्यू मार्क्सिज़्म का, क्रिटिकल थियरी भी इसे हम कहते हैं, और फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूटोपियन सोशलिज़्म को। लेकिन उसके पहले हम समाजवाद के जो तत्व हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, आप कन्फ्यूज़ ना हो कि क्या है मामला। ठीक है। समाजवाद का जो सबसे प्रमुख और मेन तत्व क्या है, वो है समुदाय। यानी कि ये कम्युनिटी में बिलीव करता है, जबकि जो अ, पूंजीवाद है या उदारवाद है वो क्या करता है, वो व्यक्तिवाद में विश्वास करता है। देखिए सारा झगड़ा क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति ये समुदाय और व्यक्ति किस पर हो उस पर है। समझ रहे हैं आप? संपत्ति बेस है। अब इस संपत्ति को ये व्यक्ति अपने अंडर में लेना चाहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं समाज के अंडर में रहना चाहिए। तो जो व्यक्तिवाद को प्रमोट करते हैं वो लिबर्टी या स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, और वो कहते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और वो बाउंडेशन लगाता कौन है? समुदाय लगाता है। इसलिए जो लिबरलिज्म है वो लिबर्टी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, और कहता है कि समुदाय से हमें आज़ादी चाहिए, और वह व्यक्तिवाद की बात करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो व्यक्तिवाद की बात करेगा तो वो क्या करेगा? वो समुदाय को फिर वो सोचेगा क्या कि समुदाय की भलाई हो? बिल्कुल नहीं सोचेगा। कोई व्यक्ति अगर पूँजी इकट्ठा करेगा तो वो अपनी भलाई की बात करेगा। तो व्यक्तिवाद सिर्फ़ अपनी अपनी देखता है। व्यक्ति अपनी मतलब कि खुद की जो है ज़रूरतें पूरी हो जाए, अच्छा जीवन हो जाए, और समुदाय चाहे जहाँ चला जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि समाजवाद क्या करता है, समुदाय पर जो है ज़ोर देता है, और समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है वो। कहते हैं समाज में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए। कोई क्योंकि समाजवाद की फ़िलॉसफ़ी क्या है, बेसिक से फ़िलॉसफ़ी कहाँ, सारा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? हमको ये समझना है। सारा झगड़ा यहाँ शुरू होता है। हम जॉन लॉक को जानते हैं, लॉक को हम पढ़ते हैं। जॉन लॉक के पहले जो था मर्केंटलिज़्म था, वाणिज्यवाद था, और उसके पहले मतलब कि उसमें होता क्या था कि जो स्टेट था वो कंट्रोल करता था व्यापार पर। ठीक है। उस पे कोई व्यक्ति जो है व्यापार करके पर्सनल बहुत ज़्यादा वो, यानी कि जो जिसे हम प्राइवेट संपत्ति कहते हैं, वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता था। स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, प्रतिबंध लगाता था। लेकिन जॉन लॉक ने जो फ़िलॉसफ़ी दी उससे क्या हुआ कि एकाएक जो है व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, और
वो मर्केंटलिज्म के बजाय मतलब कि पूंजीवाद की ओर बढ़ गया। अब हुआ क्या कि पूंजीवाद में व्यक्ति ज़्यादा संपत्ति अर्जित करता गया और समुदाय को पीछे छोड़ दिया। ठीक है? जॉन लॉक ने बेसिक सी बात तो यही कही थी ना, उसके पहले धर्मतंत्र था तो ये कहा जाता था कि ईश्वर ने जो है धरती पर भेज दिया है क्योंकि धरती नर्क है, क्रिश्चियनिटी यही कहती थी। तो वो लोग धर्म की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहते थे। जॉन लॉक ने कहा कि भाई ईश्वर ने आपको ही क्यों भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा? तो जॉन लॉक ने धर्म पर प्रहार कर दिया और उसने कहा कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो खुद तय तय करेगा। चर्च, राजा, पोप, पादरी ये सब नहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जॉन लॉक ने ऐसी बात कही थी और उसने एक बात और कही थी कि भाई इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, सृष्टि को ईश्वर ने बनाया और जितने भी पेड़ पौधे, नदी नाले, ज़मीन जायदाद सब कुछ ईश्वर ने बनाया। इसलिए हर एक व्यक्ति का हक जो है, यानी कि अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया, मनुष्य भी ईश्वर ने बनाया, तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए उसने प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। पेड़ पौधे बनाए उसने और फल फूल वगैरह सब बना दिए, जिससे मनुष्य अपना उसी से, उन फल फूल से और जो है उस प्रकृति सौंदर्य में अपना जीवन जी सके। तो उसने कहा कि हर एक व्यक्ति का इस प्रकृति पर समान रूप से हक है, किसी का कम ज़्यादा नहीं है। यहीं से फिलॉसफी इसकी भी है, समाजवाद की। समाजवाद कहता है कि यही बात है कि ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया और इस सृष्टि को भी बना दिया है। ठीक है? और जो ज़मीन जायदाद है सब संपत्ति भी उसने बना दी। संपत्ति तो हालांकि मनुष्य ने ईजाद की है, लेकिन नेचुरल जो चीज़ें हैं वो ईश्वर ने बनाई है, तो सबका समान रूप से उस पर हक है। किसी एक व्यक्ति का विशेष हक नहीं है। वो ईश्वर का दामाद थोड़ी है कि उसका विशेष रूप से हक होगा, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बना दिया तो अब वो कहे कि नहीं हम तो उनके वो हैं इसलिए हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सबको समान रूप से मिलना चाहिए। इसलिए कोई ज़्यादा संपत्ति अर्जित करके, क्योंकि ये लोग मानते हैं समाजवाद की ये शोषण करके संपत्ति अर्जित करते हैं, तो ये अगर कोई संपत्ति ज़्यादा अर्जित करके अपना जीवन अच्छा लग्ज़री लाइफ़ जी रहा है और समाज के अधिकांश जो है व्यक्ति अगर एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर कैसे व्यवस्था होगी? ये तो अन्याय है, इनजस्टिस है, अन्याय विषमता है। इसको रोकने के लिए समाजवाद बात करता है, इसलिए समुदाय की बात करता है और स्वतंत्रता की बजाय समानता पर जोर देता है। जो सेकंड इसका है वो है सहयोग। देखिए पूंजीवाद क्या है? प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है। कैपिटलिज्म प्रतिस्पर्धा की बात करता है, कंपटीशन करो, कंपटीशन करो। आजकल एजुकेशन सिस्टम सब में कंपटीशन, ये किसका रूप है? पूंजीवाद ही तो है। और क्या है? सहयोग की कोई बात ही नहीं करता, जबकि समाजवाद सहयोग की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है। कितनी नैतिक फिलॉसफी है। आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बात ये कह रहा है। हालांकि सुनने पर अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे होते नहीं हैं, है ना? हम भले ही नैतिकता की बात करें, सब कुछ कर लें बात, लेकिन हम जो एक नेचर है सेल्फिशनेस वाला, स्वार्थ वाला, वो हावी हो ही जाता है हमारा। तो हम कहाँ किसी का सहयोग चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए बस, और लोग प्रोग्रेस करें, उनका वो आगे बढ़ें। हम कौन सोचता है समाज में? कौन नहीं सोचता, लेकिन समाजवाद सोचता है। वो सहयोग की बात करता है। वो कहता है एक व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ गया तो वो और भी व्यक्तियों को ऊपर चढ़ाने की बात करता है समाजवाद। इसलिए एक बहुत ही पूरी मोरल फिलॉसफी है ये। नैतिकता हम खूब इधर उधर पढ़ते हैं, लेकिन समाजवाद को नहीं पढ़े, जो एक बहुत ही बेहतरीन नैतिकता है, तो फिर क्या पढ़े जीवन में? इसलिए समाजवाद को पढ़ना चाहिए और ये सहयोग की बात करता है, प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करते। ये कहता है कि प्रतिस्पर्धा से नैतिकता का विकास नहीं होता, इससे तो स्वार्थ भावना उत्पन्न होती है। आप सपोज करिए कि आप दो चार लोग फ्रेंड हैं, अगर आप लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे तो फिर दो सब में सहयोग थोड़ी हो पाएगा। अगर हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो जो नैतिकता बची भी हमारे बीच में क्या हो जाएगा? स्वार्थ आएगा, एकदम द्वेष उत्पन्न होगा, ईर्ष्या होगी कि यार वो तो इतना हो गया, हमारे पास इतना ही है, क्या करें? तो ये सब उत्पन्न होने लगता है। इसलिए एक प्रकार से
आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है इस सब चीज़ों में। तो कैपिटलिज्म में क्या मतलब कि पूंजीवाद ने क्या दिया हमें? बीमारी तो पकड़ाई, और जबकि समाजवाद सहयोग की बात करता है, क्योंकि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बेसिक्स है, वो समाज में ही रह सकता है। और समाज में अगर सहयोग नहीं होगा तो बिना सहयोग को समाज कैसे चलेगा? ये तो होना ही चाहिए। तीसरा, ये लोग समानता की बात करते हैं, और ये समानता कौन? आर्थिक। आर्थिक समानता पर इनका बहुत ही जोर है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। आर्थिक समानता, सामाजिक, राजनीतिक, उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है। तो आर्थिक समानता इनका जो बेसिक है। उसके बाद है सामूहिक स्वामित्व, कॉमन ओनरशिप। तो ये लोग सामूहिक स्वामित्व की बात करते हैं, जो भी समाज के संसाधन हैं, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, हर एक व्यक्ति का है, इसलिए हर एक व्यक्ति उसका स्वामी है, इसकी बात ये लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला फेज देखते हैं, जिसका नाम है यूटोपियन सोशलिज्म, कल्पना लोकीय समाजवाद, ठीक है। तो उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप शहरीकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई और मजदूरों का जीवन पशुओं के जैसा हो गया, तथा पूंजीवाद ने प्रतिस्पर्धा लाभ को अत्यधिक महत्व दिया। जो कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट था उसको ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट किए। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जैसे बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री लग गई शहरों में। यहाँ जो है जैसे कपड़ा पहले एक आदमी बुनता था अपने से, लेकिन ये फैक्ट्री में आकर बनने लगे, तो यहाँ आकर वर्कर भी काम करने लगे शहरों में, क्योंकि जो कंपनियाँ हैं वो शहरों में ही होती हैं। तो अब इसमें होता क्या था कि जो कंपनी का मालिक था वो, अगर कार्ल मार्क्स के लैंग्वेज में बोलो तो वो बुर्जुईस है। बुर्जुआ है, वो मालिक है, पूंजीपति है। और जो अ, इस कंपनी में काम करते थे वो थे वर्कर, जिसे वो सर्वहारा कहता था। तो जो मज़दूर आते थे काम करने, उनका जीवन जो है पशुओं के तुल्य था। यानी कि इनकी लाइफ तो बड़ी लग्ज़री लाइफ थी, जो बुर्जुइस थे। और जो जो काम करते थे, इनका जीवन बहुत ही बेकार टाइप का, एकदम पशुओं के जैसा हो गया था। तो तो ये जो थे सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फोरियर, इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया कि ये क्या है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये मानवता नहीं है। तो इन्होंने इसमें जो है समानता की बात करनी प्रारंभ कर दी इन्होंने। कार्ल मार्क्स ने इन्हें स्वप्नलोकीय समाजवादी कहा है, और इन्होंने फिर एक कोटेशन भी दिया है कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि समाज को बदला जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इसे बदला कैसा जाए, ठीक है। ये लोग जो बात करते थे सब स्वप्न की बात है, जैसे कि वेपर भी कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की तो कल्पना की, पर गुलाब के पौधे के लिए कोई धरती नहीं तैयार की। इन्होंने बात तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी कि हम सद्भावपूर्ण रहेंगे, जैसे कि अभी इनके विचार हम देख रहे हैं, अभी आगे, लेकिन समाज में कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं, वैसा दिखा नहीं कुछ, ये सब फेल कर गए इन्हें, इनके विचार जो थे। तो रॉबर्ट ओवेन की पहले हम बात करें तो इनकी बुक है सोशल सिस्टम एक है, और दूसरा इनका निबंध है ए न्यू व्यू सोसाइटी। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया, ब्रिटिश समाजवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें सहकारी आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने यूएसए के न्यू मेनार्क शहर में साम्यवाद पर आधारित न्यू हार्मोनी, नवीन सामंजस्य नामक बस्ती बसाने का असफल प्रयोग किया। तो इन्होंने एक बस्ती बसाने का जो है प्रयास किया था कि जिसमें सब सद्भावपूर्ण रहेंगे, नैतिकता के साथ रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। चार्ल्स फोरियर को देखते हैं तो इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया तथा अपने आदर्श समाज का विचार द थ्योरी ऑफ द फोर मूवमेंट में दिया। इन्होंने एक समुदाय या समाज का निर्माण किया जिसका नाम फेलांग्स दिया, जिसमें पुलिस, वकील और सेना की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा सामाजिक जीवन अत्यधिक सद्भावपूर्ण होगा, ऐसी बात इन्होंने किया था। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद सेंट साइमन, इनकी बुक न्यू क्रिश्चियनिटी है। इन्होंने वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा और वैज्ञानिक तरीके से विद्यमान विषमता को उन्मूलन किया जा सकता है, ऐसी बात कही, ठीक है। तो ये एक
क्योंकि जो यूटोपियन है इसको बस हम ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसी में आपके आएंगे, ज़्यादा कुछ वैसा होगा नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेबियनिज़्म, जिसे हम इवोल्यूशनरी या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं, कलेक्टिविज़म भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। हम आपको पहले ही बताएं कि साइंटिफिक सोशलिज्म को हम सेपरेट में देखेंगे, क्योंकि ये मार्क्स की फ़िलोसफी है, तो उसको हम डीप में जाकर अच्छे से समझेंगे बात क्या थी, ठीक है। उसके बाद हम न्यू मार्क्सिज्म इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।